कर दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कक्षा 9 पार्ट 2 गुल्ली डंडा लेकर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखक है और उसके एक दोस्त गया है, जिनसे दाव देने और ना देने के नाम पे थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। यहाँ तक हमने देख लिया था। आगे आज क्या होता है हम देखेंगे। कहते हैं, जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। वह कहते हैं, लेखक महोदय कहते हैं अपने दोस्त से कि जब तक मेरा अमरूद खाया हुआ अमरूद मुझे ना देगो मैं दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। लेखक महोदय यह मानते हैं कि न्याय जो है मेरी ओर है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अमरूद खिलाया है, और अमरूद खिलाया है तो कोई स्वार्थ होगा, इसलिए खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? आज के ज़माने में कोई भी ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ बिना किसी लालच के किसी के साथ सलूक करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? वह कहते हैं कि लोग अगर भिक्षा भी देते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए ही देते हैं। तो गया ने अगर अमरूद खाया तो मुझे दाव देने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? वह कहते हैं कि रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा लेते हैं, तो क्या यह मेरा अमरूद ऐसे ही हजम कर जाएगा क्या? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। वह बताते हैं कि अमरूद जो थे 1 पैसे के 5 वाले थे, यह उसके पिताजी को भी नसीब नहीं होते। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। इतने बोलते ही उसके दोस्त ने उसको अपनी ओर खींचा और खींचते हुए कहा कि मेरा दांव देकर ही जाओ, तुम्हारी ये जो अमरूद समरूद है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह न्याय पर डटा हुआ था। लेखक कहते हैं कि मुझे न्याय का बल था, अर्थात अमरूद दिया हूँ तो वो मुझसे दांव नहीं लेगा, पर वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी। वह हाथ छुड़ाकर भागता, पर वह उसका दोस्त जो है वो उसको जाने नहीं देते थे। इतने में लेखक महोदय ने उनको गाली दी और उससे भी कड़ी गाली उसके दोस्त ने उसको दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। उसके दोस्त ने क्या किया, उनको गाली के साथ साथ एक चांटा भी जड़ दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। उनको चांटा जड़ने के बाद वह उनको दांत से काट लेते हैं, तो उनके दोस्त गया ने भी उनको एक डंडा मार दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। लेखक महोदय इतने में रोने लगे और उसका दोस्त इसको उनके आंसू का मुकाबला ना कर सका, और वह लेखक जो है चोट भूलकर हंसते हुए अपने घर चला गया। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। उसी समय क्या है, लेखक महोदय के पिताजी का तबादला हो गया था और नई दुनिया देखने के खुशी में ऐसे खो गए थे कि उनसे अपने हमजोली अपने मित्रों से बिछड़ने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ सस्ती थी। उनके पिताजी यह सोचकर दुखी थे कि जिस जगह वो जाने वाले थे वह बहुत खर्चीली जगह थी, और उनकी अम्मा जी भी इसी बात के लिए दुखी थी, क्योंकि यहाँ उन्हें सब चीज़ सस्ती में मिल जाती थी। और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था, लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। यहाँ सब चीज़ आसानी से मिल जाती थी, और दूसरी मोहल्ले में जो स्त्रियाँ थीं उनसे पारिवारिक का संबंध हो गया था, किंतु लेखक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं जैसे ऐसे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं। वहाँ जहाँ जाने वाले थे वहाँ ऐसे घर नहीं होते हैं जो ऊंचे ऊंचे आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। उनकी आंखें उनको देखकर ऐसी फैल गई थी उनके मित्रों की कि उनके बीच स्पर्धा हो रही हो। मानो कह रहे थे, तू भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। वह सोचने लगे कि वे मन ही मन कह रहे थे कि तू बहुत भाग्यवान है जो ऐसी जगह में जाकर रहने वाला है। हम तो इसी उजड़ ग्राम में जिएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में
पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। 20 साल बाद जब वो इंजीनियरिंग बन गए तो उसी कस्बे में दौरा करते हुए आए और डाक बंगले में रुके। उस स्थान को देखते ही इतना मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल गया। गांव को देखते ही उनके मन में बचपन की यादें उमड़ गई और वह छड़ी उठाकर उधर गांव की तरफ ही निकल गए। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। उनकी आंखें जो है अपने बचपन के खेल वाली जगह को देखने के लिए तत्पर थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। किंतु कस्बे में नाम के अलावा वहाँ पुरानी कोई भी चीज़ नहीं थी। जहाँ खंडहर थे वहाँ पक्के मकान बन चुके थे और जहाँ बरगद का पेड़ था वह एक सुंदर बगीचा बन गया था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना हो तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। वह स्थान जो है पूरी तरह बदल चुका था। अगर उसके नाम उनको पता नहीं होता तो वह पहचान भी ना पाते। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। उनके बचपन की यादें जो थी अपने बाहें खोले पुराने मित्रों से मिलने के लिए अधीर हो रहा था, मचल रहा था। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रहूं और कहूँ तुम मुझे भूल गई। पर वह कस्बा पूरी तरह से बदल गया था, इसलिए उसका जी ऐसा हो रहा था कि धरती से लिपट कर रोए और कहे कि तुम मुझे भूल गई, मैं तो अभी वही हूँ। आज के लिए इतना ही।